हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अपन ने पिछले वीडियो के अंदर छोटे छोटे 5 वंशों के बारे में चर्चा की थी। आज अपन इस वीडियो के अंदर भी छोटे छोटे 5 वंशों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिनमें अपना पहला पल्लव वंश, उसके बाद चालुक्य वंश, उसके अलावा जो 3 बाह्य आक्रमणकारी हुआ करते थे अपने शक, हूण और कुषाण, तो इन तीनों के वंशों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको अंत तक देखें। देखो, सबसे पहले अपन शुरू करते हैं पल्लव वंश। तो पल्लव वंश की जो स्थापना थी वो विष्णु गोप ने की थी। और कहाँ की थी? कांची में। मतलब जो पहला शासक था पल्लव वंश का वो विष्णु गोप था और उसने कांची के अंदर पल्लव वंश की स्थापना की थी। उसके बाद जो अगला शासक था वो सिंह विष्णु था, जिसने 6ठी शताब्दी में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। उसके बाद देखो, ये जो दोनों शासक थे ये मतलब काफ़ी कम समय काल रहा इनका। उसके बाद अगला जो शासक आता है वो महेंद्र वर्मा। देखो, ये एक वास्तु निर्माता के नाम से जाना जाता है। मतलब इसने भवन निर्माण या मंदिर निर्माण की कला में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था और इसने पत्थरों को तराशकर मंदिर बनाने का काम भी बहुत अच्छे ढंग से किया था। और इसने एक तालाब बनवाया जिसका नाम था महेंद्र तालाब। और उसके अलावा इसने एक नाटक लिखा मतविलास प्रहसन, जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसके अलावा इसने 610 ईस्वी के अंदर पुलकेशिन द्वितीय था एक चालुक्य राजा, और उसको हराया था पुलकेशिन द्वितीय को महेंद्र वर्मा ने। उसके बाद देखो, अगला जो शासक आता है वो अपना नरसिंह वर्मा। इसको अपन महामल के नाम से भी जानते हैं। मतलब जो नरसिंह वर्मा था इसका दूसरा नाम था महामल। इसने देखो पुलकेशिन द्वितीय को महेंद्र वर्मा ने हराया था। और जो पुलकेशिन द्वितीय था इसने जो पल्लव शासक था नरसिंह वर्मा, इसको 642 ईस्वी के अंदर हरा दिया। और उसके बाद जो पल्लव वंश के शासक थे उन्होंने 655 ईस्वी के अंदर वापस से चालुक्यों को हरा दिया। उसके बाद देखो, अगला चालुक्य राजा था विक्रमादित्य। मतलब जो विक्रमादित्य था इसने परमेश्वर वर्मा, जो पल्लव वंश का शासक था परमेश्वर वर्मा, उसको हराकर कांची पे अपना अधिकार कर लिया। देखो, सबसे पहले जो महेंद्र वर्मा था उसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया, पुलकेशिन द्वितीय ने नरसिंह वर्मा को हराया। और उसके बाद 655 ईस्वी में वापस से जो अपने पल्लव वंश के शासक थे वो जीत गए। और उसके बाद चालुक्य राजा विक्रमादित्य ने और पल्लव वंश के राजा परमेश्वर वर्मा को हराकर कांची पे अपना अधिकार कर लिया। इस तरह से पल्लव वंश कि जो साम्राज्य था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। इनका जो साम्राज्य विस्तार था वो अर्काट, मद्रास, त्रिचन्नापल्ली और तंजौर तक था। उसके अलावा ये जो लोग थे पल्लव वंश के शासक, वो विष्णु और शिव के उपासक थे। मतलब कुछ जो शासक थे वो विष्णु की उपासना करने वाले थे, कुछ थे वो शिव की उपासना करने वाले शासक थे। उसके बाद देखो, अगला वंश आता है वो अपना चालुक्य वंश। चालुक्य वंश का जो पहला शासक था पुलकेशिन प्रथम, इसने अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ के बारे में अपन ने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ लिया था। उसके बाद देखो, जो अगला शासक आता है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने 608 ईस्वी के अंदर अपना साम्राज्य स्थापित किया था और नर्मदा से लेकर कावेरी नदी तक इसका साम्राज्य विस्तार था। उसके बाद देखो, 642 ईस्वी में इसने नरसिंह वर्मा को हराया था। अपन ने पहले पढ़ लिया है, 642 ईस्वी के अंदर इसने नरसिंह वर्मा को हराया था। उसके बाद देखो, अगला शासक आता है अपना विक्रमादित्य सेकंड। इसने 973 ईस्वी में अपना साम्राज्य स्थापित किया था और राष्ट्रकूट नरेश को हराया और अपनी राजधानी थी वो कल्याणी को बना दिया था। उसके बाद देखो, अगला शासक आता है अपना सत्याश्रय। इसने चोल नरेश राजराज को हराया था। मतलब एक चोल राजा था राजराज, इसको इसने हराया था। उसके बाद अगला जो शासक था अपना वो विक्रमादित्य षष्ठ, मतलब 6ठे नंबर का। ये दूसरा था, ये 6ठा था, तो इसने इसका दूसरा नाम अपने को मिलता है विक्रमांक। तो इसने क्या किया था? कांची पर अधिकार कर लिया। उसके अलावा एक विलहण नामक एक लेखक था जिसने विक्रमांक देवचरित पुस्तक लिखी। किसके जीवन पर? जो विक्रमांक था या विक्रमादित्य षष्ठ था उसके जीवन पे पुस्तक लिखी, विक्रमांक देवचरित। इसको इसने संरक्षण प्रदान किया था। उसके अलावा एक ग्रंथ था मिताक्षरा, जो हिंदू कानून का आधिकारिक ग्रंथ कहलाता है। तो इसका जो लेखक था विज्ञानेश्वर, ये भी कहाँ रहता था? इसी के दरबार में कल्याणी में रहता था। मतलब इन दोनों को, विल्हण को और विज्ञानेश्वर को, इसने संरक्षण प्रदान किया था। इस तरह से अपने ये 2 कंप्लीट हो गए। उसके बाद अगला जो आता है अपना शक। जो बाह्य आक्रमणकारी थे उनमें शक था, और ये जो शक जाति थी ये मध्य एशिया की लड़ाकू जाति थी। मतलब इनका जो निवास स्थान था वो मध्य एशिया था और एक लड़ाकू जाति के नाम से प्रसिद्ध थी। और इन्होंने सबसे पहले भारत में 71 ईस्वी
ईस्वी में बेलम दर्रे से प्रवेश किया। मतलब बेलन एक दर्रा है, उससे इसने 71 ईस्वी में भारत में प्रवेश किया था। और इनका दूसरा नाम शक को अपन शक या फिर शक कुल के नाम से भी जानते हैं। और उन्होंने सिंध को जीतकर सौराष्ट्र में अपना शक साम्राज्य स्थापित कर लिया था। और इनका जो अंतिम शासक था वो चष्टन था, जिसने 305 ईस्वी तक शासन किया था। और इन्होंने उत्तरापथ, मथुरा, सौराष्ट्र और महाराष्ट्र तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसके बाद देखो अगला जो वंश आता है वो अपना कुषाण वंश। कुषाण वंश को यूची या फिर तोचेरियन वंश के नाम से भी जानते हैं। मतलब इनका एक नाम यूची भी है और तोचेरियन भी है। इनका जो पहला शासक था वो कुजुल कडफिसस था, जिसने 15 से लेके 65 ईस्वी तक शासन किया था। और इनका जो धर्म था वो वैदिक धर्म था, मतलब ये विष्णु की उपासना करने वाले थे। उसके बाद इनका जो अधिकार था वो दक्षिणी अफगानिस्तान, काबुल, कंधार और पर्शिया पर था। मतलब इन 4 राज्यों में इनका साम्राज्य स्थापित था। उसके बाद देखो अगला जो शासक आता है वो विम कडफिसस द्वितीय आता है, जिसने 65 ईस्वी से लेके 75 ईस्वी तक अपना शासन किया। और ये शैव मत को मानने वाला था, मतलब ये शिव की उपासना करने वाला शासक था। और इसकी मुद्राओं पे त्रिभुज, त्रिशूलधारी, व्याघ्र, चर्माग्राही, शिव, नंदी अभिमुख, इनकी सबकी आकृतियां मिलती है। मतलब जो इनके सिक्के मिले हैं इन पे इनकी सारी आकृतियां विद्यमान है। उसके अलावा इनके समय में भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए गए थे। मतलब ये जो विम कडफिसस था इसी ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने का काम किया था। उसके बाद देखो अगला जो शासक आता है वो कनिष्क आता है। कनिष्क की 2 राजधानियां थी। पहली राजधानी थी पेशावर, जिसको अपन पुरुषपुर के नाम से भी जानते हैं, और दूसरी राजधानी थी मथुरा। उसके बाद देखो कश्मीर को इसने जीतकर और उसका नाम रख दिया कनिष्कपुर। इसके समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। बौद्ध धर्म की 4 संगीतियां हुई थी, तो चौथी जो आखिरी संगीति थी वो कनिष्क के समय में हुई थी। और इसी के समय में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, महायान और हीनयान। मतलब बौद्ध धर्म का 2 भागों में बंटना वो कनिष्क के समय में ही हुआ था। उसके अलावा इसको तांबे के सिक्के पर वेदी पर बलि देते हुए दिखाया गया है। मतलब वेदी पर बलि देते हुए भी कनिष्क को दिखाया गया है। इसके अलावा इसके साम्राज्य के अंदर कुछ बौद्ध विचारक थे। एक तो पार्श्व, वसुमित्र और अश्वघोष, ये तीनों बौद्ध विचारक इसके राज्यसभा में, इसके साम्राज्य में थे। उसके अलावा महान गणितज्ञ नागार्जुन और महान चिकित्सक चरक, वो भी इसके दरबार में थे। इनका शासन 230 ईस्वी तक रहा। उसके बाद अगला वंश आता है वो अपना आता है हूण। इन्होंने 458 ईस्वी में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। और 458 ईस्वी में भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। तब इस भारत में गुप्त साम्राज्य स्थापित था। और गुप्त साम्राज्य का जो गुप्त साम्राज्य का जो शासक था वो स्कंद गुप्त था। और इसके समय में ये बुरी तरह से हार गए थे। मतलब जो हूण आए थे 458 ईस्वी में, ये स्कंद गुप्त के समय में भारत से हार के और वापस चले गए। उसके बाद 30 वर्षों के बाद इन्होंने वापस से भारत पर अपना आक्रमण किया और इन्होंने उत्तरी पश्चिमी भारत को जीत लिया था। उस समय में भी भारत पे गुप्त साम्राज्य स्थापित था और गुप्त साम्राज्य को इन्होंने बुरी तरह से तहस नहस कर दिया और अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। उसके बाद देखो अगला इनका जो शासक आता है हूण वंश का तोरमान। इसने पंजाब, राजपूताना, सिंध, मालवा ये सारे के सारे जीत लिए और उसके अलावा इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर ली। उसके बाद देखो अगला शासक आता है वो महिरकुल, जिसने 510 ईस्वी के अंदर अपना साम्राज्य स्थापित किया था और अपनी राजधानी स्थापित की थी इसने सियालकोट को। मतलब इसने 510 ईस्वी में अपनी राजधानी सियालकोट को स्थापित कर लिया। और ये जो शासक था महिरकुल, ये बौद्ध धर्म से काफ़ी ज़्यादा नफरत करता था, इसलिए इसने बौद्ध जो मठ थे, स्तूप थे, इनको बुरी तरह से तुड़वा दिया था। उसके बाद मालवा का एक शासक था यशोवर्मा, तो इससे ये हारकर कश्मीर चला गया और कश्मीर में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। मतलब इस तरह से इसकी जो सत्ता थी हूण वंश की वो भी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। इस तरह से दोस्तों अपने ये 5 वंश है ये कंप्लीट हो चुके हैं और इसी के साथ अपना जो पहला चैप्टर है वो भी समाप्त हो चुका है। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो और ये चैप्टर के जो अपने वीडियो बनाए हैं ये कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपन इसी तरह के और वीडियो बनाते रहेंगे जो आपको तुरंत मिलते रहे।